नमस्कार बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। नया चैप्टर जो है आपका, और चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पे हम दो चीज की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसका क्या महत्व है, और रासायनिक समीकरण क्या है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें दो चीज बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, इसका परिभाषा जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे जब कोई पदार्थ भिन्न गुणों वाले अन्य पदार्थों को बनाता है, या फिर जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले अन्य पदार्थों को बनाता है। दो चीज है, अलग अलग चीज है, दोनों को ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं हम। जब कोई पदार्थ भिन्न गुणों वाले जब कोई पदार्थ भिन्न गुणों वाले दूसरे पदार्थ को बनाता है, ये तो हो गया पहला सेंटेंस। अब इसमें बोलते हैं या जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले दूसरे पदार्थ को बनाता है, तब हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तब क्या बोलेंगे? बनाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको देखिए, ये तो हो गया डेफिनेशन, इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए ध्यान से, समझ में आएगा आपको। जब कोई पदार्थ भिन्न गुणों वाले दूसरे पदार्थ को बनाता है, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो पहला सेंटेंस का यहां से लेके जो है यहां तक का जो है एग्जाम्पल देखिए। जैसे H2O है, जल है, ये लिक्विड है, ये जब जो है H2 प्लस हाफ O2 बनाएगा, क्या बनाएगा? H2 प्लस हाफ O2 जब ये बनाया तो H2 हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। तो एक पदार्थ जो है भिन्न गुणों वाले अन्य पदार्थ को बनाया। H2O ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है। ठीक है, तो ये अलग अलग गुण है इसका।
तो एक पदार्थ भिन्न गुणों वाले दूसरे पदार्थ को बनाता है, या क्या बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले दूसरे पदार्थ को बनाता है, जैसे H2 प्लस Cl2 कर दिए तो क्या बन गया, 2HCl बन गया। ठीक है, तो H2 जो है यहाँ पे गैस है, Cl2 भी यहाँ पे गैस है, और ये HCl क्या हो गया, लिक्विड हो गया, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्या क्या, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले दूसरे पदार्थ को बनाता है, तब हम बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तब हम क्या बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये आपको एग्जांपल से समझाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बताया आपको हम। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्या बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में वास्तव में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में होता क्या है। तो इसका अलग से टॉपिक लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में वास्तव में क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में वास्तव में क्या होता है, ये देखिए, इस एग्जांपल को उठाते हैं, H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। इसमें वास्तव में क्या हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, तो ये H2 था। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, ये Cl2 था। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया। क्या हुआ है, ये देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटा है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से मिला है और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आबंध बना है और आबंध टूटा है। पहले आबंध टूटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का आबंध टूटा, और फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन का आबंध बना। ठीक है, तो ऐसा 2HCl बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का आबंध बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन का आबंध बना, 2HCl बन गया, और हाइड्रोजन का आबंध टूटा, क्लोरीन और क्लोरीन का आबंध टूटा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है, ये इसमें क्या हम बता सकते हैं कि अभिकारकों में पुराने आबंध के टूटने, पुराने आबंध के टूटने और नए आबंध के बनने, और नए आबंध के बनने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए आबंध के बनने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, देखिए क्या हुआ है, जैसे अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, इस चीज को हम समझा दें आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बाईं ओर होता है वो क्या होता है, अभिकारक। तो H2 और Cl2 क्या है, अभिकारक, और जो दाईं ओर बन गया है वो क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, C+O2 gives CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन जो है सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों है बाईं ओर, ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं बाईं ओर, और ये क्या है, दाईं ओर। तो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर जो भी पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट, इसको बोल दिए हम रिएक्टेंट। ठीक है, और जो दाईं ओर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उत्पाद, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट।
ठीक है। तो दाईं ओर क्या हो गया प्रोडक्ट और बाईं ओर क्या हो गया अभिकारक रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि होगी। अब रासायनिक अभिक्रिया में एक बात आपको खास ध्यान रखने है कि H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम होंगे और क्लोरीन के एटम होंगे, और जो प्रोडक्ट में बना है उसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के ही एटम है। मतलब साफ है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें से अभिकारक में से कोई एटम गायब नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन का एटम है परमाणु, यहाँ 2 क्लोरीन का एटम है, तो 2 क्लोरीन का परमाणु हो गया। तो उत्पाद में भी देखिए 2 हाइड्रोजन का परमाणु और 2 क्लोरीन का परमाणु, 2 HCl बनाया कि नहीं बनाया। मतलब अभिकारक से कोई भी एटम गायब नहीं होगा, वायुमंडल में नहीं चला जाएगा, और ना ही उत्पाद में वायुमंडल से कोई नया एटम आगे बनेगा। मतलब अभिकारक में जितने परमाणु है वही परमाणु से उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ना तो कोई परमाणु गायब होगा ना कोई परमाणु नया आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको कंजर्वेशन ऑफ एटम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या बोलता है कि दोनों तरफ जो है द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो H2 और Cl2 का जब आप द्रव्यमान निकालेंगे तो वो 2HCl के द्रव्यमान के बराबर होगा। नंबर ऑफ एटम इधर जितना है इधर ही नंबर ऑफ एटम उतना होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब रासायनिक अभिक्रिया ही है, भौतिक अभिक्रिया नहीं है, फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये कैसे पता करेंगे। प्रश्न क्या है कि भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है, हम कैसे जानेंगे ये रिएक्शन जो है, ये अभिक्रिया जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भौतिक अभिक्रिया नहीं है या कोई और अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो आइए बच्चों हम देखना चाहते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको कुछ लक्षणों को ध्यान में रखना पड़ेगा, अभिक्रिया के कुछ लक्षण जो है परीक्षण करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन। तो हम लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुछ लक्षण है, जैसे अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो अभिक्रिया में देखिए कि अगर पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, या फिर पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, या फिर उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, या किसी अभिक्रिया में अवक्षेप बन जा रहा है, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, अवक्षेप बन जा रहा है। ठीक है, या किसी अभिक्रिया में मान के चलिए गैस का निकास हो रहा है। ठीक है, एक अभिक्रिया हुआ और गैस रिलीज हो गया, जो है गैस, वहां से गैस का निकास हो रहा है। तो ये सब लक्षण जो है क्या दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है, ये सब बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन का एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन सॉलिड है, ठीक है, कोयला है, उसको ऑक्सीजन से क्या कराया, रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जलाए कार्बन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। यहाँ पर देखिए स्टेट क्या था, सॉलिड, एस फॉर सॉलिड। ठोस था, ठोस से क्या बन गया है, गैस बन गया है, ठोस से क्या बन गया है, गैस बन गया है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, उसी तरह से दूसरा देखिए रंग में परिवर्तन, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रंग में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कॉपर है,
ठीक है। तो कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। और इसको हम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, कॉपर अभी क्या था? सॉलिड, ठीक है। ऑक्सीजन गैस से इसको रिएक्ट कराए तो कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो क्या रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? चेंज इन कलर। ब्राउन से क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो यही हम बताए कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इसको क्या कर रहे हैं? और हीट दे रहे हैं। हीट को एक ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। हाँ, इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट को कैसे करते हैं? ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं उष्मा। हीट दिए तो तापमान दिए, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये तापमान में परिवर्तन का एग्जांपल हो गया। या फिर इसको दूसरे एग्जांपल से दे सकते हैं आप। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे कार्बन को ही हम जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा? ऊर्जा अलग अलग निकल रहा है, तो उस कंटेनर में तापमान जो है बढ़ जाएगा। जहाँ पे हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, जहाँ पे CO2 बनेगा उस कंटेनर में, बीकर में क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनना का एग्जांपल जो है आप क्या ले सकते हैं? जैसे देखिए, तीसरा एग्जांपल है आपका, तीसरा तो बता दिए, चौथा एग्जांपल अवक्षेप का बनना। अवक्षेप कैसे बनेगा? जैसे मान के चलिए बेरियम क्लोराइड है, इसको सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करा दिए आप, तो देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसमें हमको देखना क्या है? देखना ये है कि बेरियम सल्फेट का यहाँ अवक्षेप बन गया है, बेरियम सल्फेट का यहाँ अवक्षेप बन गया है, बेरियम सल्फेट का PPT बन गया है, प्रिसिपिटेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। तो अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है तो ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है, ठीक है। गैस का निकास, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, एग्जांपल 5 गैस का निकास। जैसे कोई मेटल है, सोडियम धातु है, एक धातु को आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे, जैसे HCl। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एरो लगा के, कि हाइड्रोजन गैस जो है कंटेनर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो गैस का निकास भी समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल से बता दिया आपको। ये सोडियम क्या था? सॉलिड है, ये सॉल्ट हो गया, ये HCl क्या है? लिक्विड है, एसिड है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन 2 Cl हो गया, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ लगाएंगे 2, तो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण आपको हम बताए, एग्जाम्पल से समझाए कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है, गैस का निकास हो सकता है, ये सब इसके लक्षण है। आइए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो अब जो हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में बात करते हैं हम। रासायनिक समीकरण जो है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसका परिभाषा बता रहे हैं आपको हम रासायनिक समीकरण का, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ होंगे, कुछ अभिकारक होंगे, कुछ उत्पाद बनेंगे। तो भाग लेने वाले पदार्थ में मौजूद तत्व, पदार्थ है जैसे अगर वाटर है, जल है, ठीक है, तो जल में मौजूद तत्व कौन कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मौजूद तत्व, तो पदार्थ में मौजूद तत्व और उसके अणुओं के
अणुओं के सूत्रों द्वारा रासायनिक समीकरण का निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए कि H2 जो है एक गैस है, इसको O2 ये भी एक गैस है, इससे मिला है और H2O बना दिए, H2O लिक्विड बना दिए। अब इसमें हुआ क्या है ये समझिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि इसमें जो है हाइड्रोजन लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? हम हाइड्रोजन। रासायनिक अभिक्रिया अगर हमको लिखना होता तो हम बोलते कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके जल बनाता है, जल का निर्माण करता है, जल बनाता है, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में, ये जो रासायनिक अभिक्रिया बताया, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके जल बनाता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का जो है विवरण है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और जल है। ठीक है, तो इस पदार्थ में मौजूद तत्वों का जो संकेत है, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या है? सिंबल क्या है? H। ऑक्सीजन का संकेत क्या है? O। ठीक है, तो उसके संकेत और उसके अनुसूत्रों, जैसे हाइड्रोजन का अनुसूत्र क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? O2। उसके अनुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद इससे हम रिलेट कर पाएंगे। परिभाषा, रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों का उसके तत्वों के संकेत तथा अनुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। ये आपको परिभाषा याद रखना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, में भाग लेने वाले पदार्थों का उसके तत्वों के संकेत, ऐसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन तत्व है तो उसका संकेत हाइड्रोजन, उस ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसका संकेत ऑक्सीजन। ठीक है, तथा अनुसूत्रों द्वारा, हाइड्रोजन का अनुसूत्र H2, ऑक्सीजन का अनुसूत्र O2। रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण ही क्या है? रासायनिक समीकरण। तो ये एक रासायनिक समीकरण है, ये जो है अभी लिखे हैं, ये केमिकल इक्वेशन लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया को जो है रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते कैसे हैं।
तो अभिकारक रिएक्टेंट, इसमें पहला स्टेप है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि कैसे रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, बाईं ओर अभिकारक, बाईं ओर अभिकारक, ठीक है, बाईं ओर अभिकारक लिखे, रिएक्टेंट कहाँ लिखे, बाईं ओर, और जो है प्रोडक्ट जो है उत्पाद किधर लिखेंगे, दाईं ओर। अब देखो अगर अभिकारक एक से ज्यादा हो तो बीच में क्या लगाएंगे, धन चिन्ह लगाएंगे। तो बाईं ओर अभिकारकों को धन चिन्ह के द्वारा जोड़कर एक साथ लिखा जाता है, जोड़कर एक साथ लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो बाईं ओर तो ऐसे करेंगे, दाईं ओर उत्पाद, उत्पाद अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको भी धन चिन्ह द्वारा लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं इसको। अगला जो है हमारा दाईं ओर, दाईं ओर उत्पादों को धन चिन्ह द्वारा जोड़कर लिखा जाता है, धन चिन्ह द्वारा जोड़कर लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो दाईं ओर जो है उत्पादों को जोड़कर लिखेंगे। अब तीसरा चीज है अभिकारक से उत्पाद की ओर, अभिकारक से उत्पाद की ओर अभिक्रिया की दिशा दर्शाने के लिए, अभिक्रिया की केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये बताने के लिए, अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए क्या करना होगा, बताने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है। क्या किया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे तीर का निशान कहाँ लगाया जाना है। जब सारे अभिकारक लिख देंगे और उत्पाद लिखने की बारी आएगी तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में, अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि है ये। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। तो रासायनिक समीकरणों का संतुलन, रासायनिक समीकरणों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो इसमें देखिए उदाहरण, जैसे कुछ नहीं करना है, एक रासायनिक इसी केमिकल इक्वेशन को ले लीजिए, एक समीकरण H2 + O2 H2O बना। ठीक है, तो ये जो H2 + O2 H2O बना, इसमें बाईं ओर देखिए कितना एटम है। तो H2 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, संतुलित नहीं हुआ। ये दोनों तरफ एटम, दोनों तरफ परमाणु जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इधर हाइड्रोजन है, या तो क्या कीजिए आप यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, हाफ से। तो हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ × 2 कितना हो जाएगा 1। इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2।
या फिर क्या कर सकते थे इसी रिएक्शन में हम, ये रिएक्शन था आपका, या फिर क्या कर सकते थे कि यहां 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, इधर भी हाइड्रोजन 4, तो इसको ऐसे लिखते बाईं ओर जब आप किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे, बाईं ओर और दाईं ओर, और लिख के देखेंगे कि बाईं ओर हाइड्रोजन जो है कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इधर दाईं ओर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कोई नया आइटम तो आएगा नहीं, परमाणु में ना तो नया आइटम आएगा ना कोई पुराना आइटम गायब होगा, ठीक है। तो बाईं ओर देखिए हाइड्रोजन कितना है, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है, लेकिन मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो जो सबसे कम संख्या से गुना करके समीकरण संतुलित हो जाए हम उसको ज्यादा मान्यता देते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा सही है, ये कम सही है। तो आपसे जब बोलेगा कि बैलेंस करो तो आप इस तरह से बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 बाईं ओर, इधर देखिए दाईं ओर हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। अगर दोनों ओर आइटम बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया है। अब हम यह जानेंगे कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन करने से क्या फायदा है। तो रासायनिक समीकरणों के संतुलन का महत्व, संतुलन क्यों करना जरूरी है, संतुलन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, संतुलन करना क्यों जरूरी है, संतुलन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, ये देखेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरणों का महत्व, तो हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन का महत्व, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों के संतुलन का महत्व, रासायनिक समीकरणों के संतुलन का महत्व। देखिए अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आता है, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 H2O बना, H2 प्लस O2 H2O बना, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रश्न आएगा कि 1 ऑक्सीजन गया कहाँ, प्रश्न क्या आएगा कि 1 ऑक्सीजन कहाँ गया, इधर तो 2 ऑक्सीजन था तो इधर 1 ऑक्सीजन कहाँ गया, गायब हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, वायुमंडल में नहीं। इसीलिए हम इसको बैलेंस करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन अणु ही आबंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन मिलके ही, 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलके ही जल बनाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो बोलता है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसको देखिए। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। तो मास इज नाइदर फॉर्म नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का
द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, और ना ही विनाश होता है। ठीक है, तो मास कंजर्व रहता है, मतलब द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है, द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, मास कंजर्व रहता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये लॉ जो है नियम, ये नियम जो है हमेशा मान्य होगा। कोई भी दुनिया का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये द्रव्यमान का नियम जो है, संरक्षण का नियम हमेशा मान्य होगा। और इसके लिए आप देखिएगा हाइड्रोजन 2 एटम है, तो 2 एटम का मान जो है 2 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन था 32 था, 16 दूना 32, और इसको आधा से गुना करें तो एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, तो अब इसका जो है द्रव्यमान क्या हो गया 16, यहाँ 2 और प्लस 16, तो इधर भी 18 और इधर भी 2 प्लस 16 18, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। इधर जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान इधर हो गया कि नहीं हो गया। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को फॉलो कराने के लिए, नियम को मानने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को मान्य करने के लिए रासायनिक समीकरणों का संतुलन आवश्यक है। रासायनिक समीकरणों का संतुलन आवश्यक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये आपको समझ में आ गया है कि क्यों बैलेंस करना जरूरी है। जब द्रव्यमान का संरक्षण करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एटम अपने आप हो जाएगा। जितना परमाणु हाइड्रोजन का इधर होगा, जितना ऑक्सीजन का परमाणु इधर होगा, उतना ही दाईं ओर भी होगा, जितना बाईं ओर होगा उतना दाईं ओर होगा। अगर नहीं होगा तो द्रव्यमान का संरक्षण जो है वो मान्य ही नहीं होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होगा तो उसका द्रव्यमान जो होगा 2 होगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन होगा तभी उसका द्रव्यमान 2 होगा। इधर 1 ऑक्सीजन है तो द्रव्यमान 16 है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है तो द्रव्यमान 16 है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या चीज हो गया, इसमें ऑटोमेटिक एक चीज हो गया कि एटम कंजर्व हो गया। तो जितने परमाणु LHS में जितने परमाणु होंगे लेफ्ट साइड में परमाणुओं की संख्या, उतने ही परमाणु की संख्या क्या होगी, दाहिना साइड भी होगा, दाईं ओर भी होगा। ठीक है, तो परमाणु की संख्या जितना होगा उतना ही इधर भी होगा। परमाणु की संख्या भी कंजर्व हो गया, एटम। ठीक है, अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। आपको बता दिए संतुलित करने का क्या विधि है। जितना इधर एटम है उतना इधर आप एटम लाइए। कहाँ से शुरू कीजिए, कभी कभी क्या होता है दिक्कत होता है शुरू करने में। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि कहाँ आपको दिक्कत आएगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। जैसे Fe2SO4 है, आयरन सल्फेट है, इसको तोड़ेंगे तो Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ है। आपको बोलता है कि इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, इधर भी आयरन है तो आप सबसे पहले लिख लेंगे इसको बाईं ओर और इधर लिख लेंगे दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर। ठीक है, लिख लिए। अब देख क्या क्या कौन कौन सा परमाणु को बैलेंस करना हमको। इधर आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बस यही बैलेंस करना है कि नहीं करना है। आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। संतुलित करने का विधि क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा एटम है, बाईं ओर देखिए या दाईं ओर देखिए, जो परमाणु सबसे ज्यादा है वहां से शुरू करेंगे। इधर 2 आयरन है, इधर भी 2 आयरन है, ये तो पहले बैलेंस है।
इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 3 3 6 2 8 है। तो 8 ऑक्सीजन है। सबसे पहले ऑक्सीजन के हिसाब से बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें यहां 2 से गुना नहीं करेंगे, पूरे में 2 से गुना करना होता है। गुना करने का जो नियम होता है वो पूरे एटम, पूरा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में 2 से गुना करते हैं। इसको सबसे पहले आप ब्रैकेट में कर दिया कीजिए। ब्रैकेट में कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर गुना नहीं करना है, बाहर से गुना करके लगाना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए, इधर ऑक्सीजन हो गया 8 और इधर ऑक्सीजन 3 3 6 2 8 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन लिख दीजिए, इधर 8 इधर ऑक्सीजन 8। अब देखिए आयरन पहले 2 था, 2 से गुना हो गया, कितना हो गया 4। इधर आयरन जो है कितना है 2, तो क्या करना पड़ेगा, इस आयरन को 2 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें देखिए आयरन इधर कितना है 4 हो गया, 2 था 2 से गुना किए तो 4 हो गया, इधर जो है 2 से गुना कर दिए तो 2 गुना 4 हो गया, तो आयरन 4, इधर भी आयरन 4। सल्फर देखिए, सल्फर 1 था 2 से गुना कर दिया, कितना हो गया 2, इधर सल्फर 1 और 1 कितना हो गया 2। तो सब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आयरन सल्फर ऑक्सीजन। आपको ध्यान क्या रखना है ये समझिए, ध्यान ये रखना है कि कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या लगाना है, कोष्ट, ब्रैकेट लगाना है। तो स्टेप 1 क्या कीजिए, कोष्ट, कोष्ट लगा दीजिए सब में। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कीजिए, आपको बैलेंस करना है, तो बाईं ओर या दाईं ओर जो सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो हम लिख देते हैं बाईं या दाईं और जिधर 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 किसी परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी, किसी परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी, किसी परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले उसकी संख्या को संतुलित करेंगे। सबसे पहले उसकी संख्या को संतुलित करेंगे। ठीक है, ये आपको नियम बताए, ट्रिक कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे बैलेंस किया जाएगा केमिकल इक्वेशन को। इससे कितना भी हार्ड केमिकल इक्वेशन आपको दिया जाए बैलेंस करने के लिए आप कर पाएंगे। कोष्ट में लगाएंगे ताकि क्या करना है, कोष्ट के बाहर गुना करना है। कोष्ट लगाने से आपको क्या पता चल जाएगा, कोष्ट के बाहर गुना करना है, कोष्ट के बाहर गुना करना है, कोष्ट के बाहर गुना करना है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ Fe2SO4 सल्फर को करना था, इधर 1 1 2 है तो यहाँ सल्फर में 2 लगा दिए, फॉर्मूला के अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो गया। रासायनिक समीकरण का उपयोग तब और ज्यादा हो जाता है जब हम उसके इक्वेशन में उसका फिजिकल स्टेट बताते हैं, भौतिक अवस्था बताते हैं। अगर हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का उपयोग में अगर हमको अवस्था पता चल जाए कि कौन से अभिकारक किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, या अगर हमको तापमान पता चल जाए कि इसमें जो है ऊर्जा दिया गया है, हीट एनर्जी दिया गया है, उष्मा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अगर हमको ये पता चल जाए कि इसमें से कोई गैस रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये उष्माक्षेपी है या उष्मा शोषी है, उष्माक्षेपी है या उष्मा शोषी है, तो इससे हमको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी किसी रासायनिक समीकरण के लिए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए आयरन सल्फेट जो है सॉलिड था, तो इसका अवस्था पता चल गया, ये Fe2O3 सॉलिड है, आयरन ऑक्साइड, ये गैस है, ये गैस है, तो अवस्था पता चल गया हमको इससे। इसी रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बना दिए हम, अभी तक हमको कुछ नहीं पता था लेकिन अवस्था दे दिए तो हमको ज्यादा चीज पता चल गया। अगर हम इसको और बता दें कि इस रासायनिक समीकरण में यहाँ पे इसको हीट दिया गया है, उष्मा दिया गया है, उष्मा से तोड़ा गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, उष्मा से विघटन हुआ है इस कंपाउंड का, इस पदार्थ को तोड़ के ये सब पदार्थ बनाया गया है हीट करके।
ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया कि ये जो अभिक्रिया है ये उष्माशोषी है, क्योंकि इसमें उष्मा दिया गया है। ये क्या है? उष्माशोषी है। इसमें कितना हीट दिया गया उस डिग्री, तापमान को माप के डिग्री लिख देंगे हम। तो रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? उसमें भौतिक अवस्था को इंडिकेट कीजिए। आप बताइए कि कौन से अभिकारक का, कौन से उत्पाद का क्या भौतिक अवस्था है। बताइए कि उसमें उष्मा दिया गया है कि उसमें से ऊर्जा जो है रिलीज हो रहा है। तो ये सब बताने से क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण का उपयोग और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया देख लिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है, और इसके अलावा हमने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।